चलो कोई मसला नहीं, अभी हो गए थे। अच्छा जी, बच्चों आज हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे मुश्किल टॉपिक शुरू करना है, तो अलर्ट हो जाओ, अलर्ट, ALERT, अलर्ट हो जाओ। आसान है, मतलब ऐसा इतना मुश्किल नहीं है, अगर लॉजिकली आप समझेंगे साथ साथ तो चीजें साथ साथ समझ आ जाएंगी। बच्चों होता ये है, फर्ज करें आपने 2001 में कारोबार शुरू किया, सेल आपने की 1 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल आई 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया, अदर एक्सपेंसेस आपने पे किए 25,000, नेट प्रॉफिट कितना आया 15,000। कोई पता नहीं है, मुंह उठा के काम शुरू कर दिया आपने। 2002 में आपकी सेल 1.5 लाख होगी, ठीक है जी, और कॉस्ट ऑफ सेल होगी जी 1,30,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 20,000, एक्सपेंसेस कितने हो गए 30,000, तो लॉस आ गया कितना। ठीक है जी, मतलब आप कहेंगे यार मेरी सेल बढ़ गई है लेकिन लॉस क्यों हो रहा है, इससे बेहतर तो मैं 2001 में था। क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब 2003 में आपको लगी है ठोकर, तो 2003 में आप अकल करेंगे। क्या करेंगे? अकल करेंगे। अकल ये करेंगे कि आप 2001 का डाटा उठाएंगे और सोचेंगे कि जब 1 यूनिट बेचते थे तो फैक्ट्री में 1 यूनिट बनने की कॉस्ट क्या आती थी। आप जरा एनालिसिस करेंगे कि 2002 में आपके साथ कहां कहां पे धोखा हुआ। क्या ये बात समझ आ रही कि फैक्ट्री में ऐसा क्या हुआ है कि 1,30,000 रुपए कॉस्ट आ गया। ठीक हो गया। पिछले साल फैक्ट्री में लाख रुपए की चीजें हमने बेची थी, फैक्ट्री में 60,000 का खर्चा आया था। अभी हमारी सेल बढ़ी है, डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ सेल बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए थी। स्टोरी समझ आइए। तो अब आपके दिमाग में एक चीज क्लिक हो रही है कि यार मुझे ना थोड़ा सा मुझे स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि 1 यूनिट अगर मैं बनाऊं तो मेरी कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए। अब आप एक स्टैंडर्ड बना लेंगे। क्या बनाएंगे? यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाएंगे कि भाई 1 यूनिट मैंने बनाना है, मैं 1 यूनिट बनाऊंगा, मुझे सप्लायर से मटेरियल कितने का पड़ेगा, मेरे 1 यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर आवर लगेंगे। अगर उससे ज्यादा लगेंगे मैं लेबर को पकड़ लूं कि भाईजान ये क्या कर रहे हो। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं होगा, क्या मैं लेबर से पूछगिछ कर सकता हूँ? मुझे तो पता ही नहीं किसी चीज। लेबर 2 घंटे में 1 यूनिट बना रही है, ये 3 घंटे में बना रही है, मुझे पता ही नहीं। मैं जब भी जाता हूँ प्रोडक्शन हॉल में लोग काम कर रहे होते हैं, तो मैं वापस आया हूँ कि यार ठीक है काम कर। अगर कोई वेला बैठा हो तो मैं उसकी बेइज्जती वगैरह कर दूं, लेकिन सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। ठीक है जी, लुक बिजी डू नथिंग, वो तो LBDN कर रहे हैं। ठीक हो गया, बिजी नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े जनाब उन्होंने अपने सामने गंद डाला हुआ है कि जैसे सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं। ठीक है जी, बालों को बिखेरा हुआ है, जैसे पता नहीं मलंग बने हुए हैं, काम कर करके बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन काम हकीकत में नहीं कर, हकीकत में मोबाइल पे PUBG खेल रहे हैं। ठीक हो गया। तो पॉइंट ये है कि मुझे अगर किसी चीज का पता नहीं है, मैं किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मुझे 2003 में अगर चीजों को कंट्रोल करना है तो पहले मुझे 2001 और 2002 के डाटा को समझना होगा कि हो क्या रहा। ठीक हो गया। तो 2002 से बेहतर कौन सा डाटा है? 2001 का डाटा, उसमें प्रॉफिट हुआ। उस डाटा को मैं देखूंगा और समझूंगा कि अगर मैं मेरे सेल 1 लाख रुपए की हुई थी तो कॉस्ट ऑफ सेल 60,000 की थी। इसका मतलब है 2001 में मेरी फैक्ट्री में टोटल खर्चा 60% था सेल रेवेन्यू का, तो कम से कम 60% तो अचीव होना चाहिए। इसका मतलब है अगर 2003 में मैं 2 लाख रुपए की चीजें बेचूं तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल क्या होनी चाहिए? 1,20,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर 1,20,000 से ऊपर चली गई तो कोई गड़बड़ है। तो मुझे पता करना चाहिए किसी से कि भाई ये हो क्या रहा है। मेरे हिसाब से 1,20,000 से ऊपर सेल कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होनी चाहिए।
क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं क्या करूंगा, 2001 के डाटा को या उससे पहले भी डाटा पड़ा होगा उसको मैं लेके बेंचमार्क बनाऊंगा, स्टैंडर्ड बनाऊंगा। जिस तरह से वेट का एक स्टैंडर्ड बनाया गया था किसी जमाने में, फिजिक्स में पढ़ा था हमने 1 kg, वो एक स्टैंडर्ड जो सबसे पहले बनाया गया था वो किसी मुल्क में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है सर? क्योंकि सारी मम्मीज उधर ही होती है। हाँ जी, ठीक है जी। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो लोहा लाहौर में से निकाल देते, मशर दिनों में सब लोहे के वसीय जखार लाहौर में से मिल गए। कहां से? बरगद मार्केट से। ठीक है जी। अच्छा जी, तो पॉइंट ये है कि हम एक स्टैंडर्ड बना लेंगे। स्टैंडर्ड जब बना लेंगे कि एक यूनिट हमें सप्लायर से कितने रुपए का मिलना चाहिए, 10 रुपए का मिलना चाहिए। अगर साल के अंत में हमें पता लगे कि वो 12 रुपए का मिला है, तो हम फिर उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि ये 12 रुपए का क्यों मिला। ठीक हो गया। एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे लगने चाहिए। साल के एंड पे अगर 3 घंटे लगे या पता चला में 3 घंटे लगे, तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि मसला क्या हुआ था। हो सकता है अनस्किल्ड लेबर हो, हमने सोचा था कि स्किल्ड लेबर आएगी 2 घंटे में काम कर लेगी, हमें जो लेबर मिली थी उस वक्त स्किल्ड अवेलेबल नहीं थी, हमें अनस्किल्ड मिली। तो उसको क्या करेंगे, सीखेंगे वहां से क्या गलती हुई ताकि वो गलतियां फ्यूचर में ना हो। स्टोरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बच्चों, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ बंदा सीखता है। तो सीखते 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 एक जमाना ऐसा आएगा कि वो एडवांस में सारी बजटिंग कर लिया करे। इंसान इतना एडवांस हो जाएगा कि वो जब सीख जाएगा सारी चीजें, धोखे खा खा के, ठोकरें खा खा के जब उसको अकल आ जाएगी, तो वो क्या कर लिया करेगा, वो 2003 का बजट 2002 के एंड पे जाके सितंबर अक्टूबर में जाके बजट तैयार करना शुरू कर देगा। सबसे पहले सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा कि भाईजान आपने अगले साल 1 लाख यूनिट बेचना है। एडवांस में उनको टारगेट दे दिया। सेल्स वाले उसके हिसाब से फिर हमें बताएंगे कि सर हमारे पास मार्केटिंग का बजट कम है, सेल्स की टीम हमारे पास कम है, हमारे पास गाड़ियां कम है, हमें चीजें प्रोवाइड की जाए। उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे उनको चीजें प्रोवाइड की जाए। हम कहेंगे ठीक है जी, आपकी जो जो रिक्वायरमेंट हमें दे, हमारी फिर जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपने पूरी करनी। 1 लाख यूनिट अगले साल सेल होना चाहिए। कहेंगे ठीक है सर, 1 लाख यूनिट सेल होगा, 15 गाड़ियां दे दें, तो 40-50 बंदे और हायर करें, हम पूरे पंजाब को कवर कर लेंगे। स्टोरी समझ आ रही? सेल्स डिपार्टमेंट ने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, हमने उनको रिसोर्सेज दे दिए, अब उन्होंने हमें रिजल्ट देना। अच्छा, फिर जब 1 लाख यूनिट डिसाइड हो गया कि 1 लाख यूनिट हमने क्या करने हैं, बेचने हैं, तो फिर प्रोडक्शन वालों के पास जाएंगे। किनके पास जाएंगे? और प्रोडक्शन वालों को क्या कहेंगे, भाईजान 1 लाख यूनिट आपको चाहिए। क्योंकि अगर प्रोडक्शन 1 लाख की ना हुई तो सेल्स वालों को पूछ सकते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा हम क्या करें, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। तो हम प्रोडक्शन वालों के पास जाके वही बात उनको बताएंगे, क्या कि हमें 1 लाख यूनिट चाहिए। वो कहेंगे ठीक है 1 लाख यूनिट आपको मिल जाएंगे, लेकिन भाईजान क्या हमें मटेरियल मिल जाएगा? तो प्रोडक्शन के बाद किस डिपार्टमेंट में जाएंगे? परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। परचेज वालों से कहेंगे, क्या कहेंगे, भाई 1 लाख यूनिट हमने प्रोडक्शन करनी है, 1 यूनिट के लिए 2 किलो मटेरियल लगता है। तो परचेज वालों को क्या टारगेट देंगे कि 2 लाख केजी आपने मटेरियल बाय करना है, ये टारगेट उनको दे दिया। फिर लेबर के पास जाएंगे, लेबर यूनियन के पास जाएंगे। हमें पता है कि 1 यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, तो कितने यूनिट हमने बनाने हैं, 1 लाख के 2 लाख? 1 लाख। तो लेबर आवर कितने चाहिए होंगे? 3 लाख आवर हमें चाहिए होंगे। इस वक्त हमारे पास जो लेबर अवेलेबल है वो सिर्फ 80,000 घंटे काम कर सकती है। तो क्या साल के शुरू में हमें अकल आ जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए? हमें मजीद लेबर हायर करनी चाहिए। 1 जनवरी से पहले पहले हमने लेबर के लिए इश्तिहार दे देने हैं, लोग आ जाएंगे, उनके इंटरव्यू कर लेने हैं। क्या ये बात सुन लगी? लेबर यूनियन से बात करेंगे कि भाई आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, हमें 3 लाख घंटे काम करवाना अगले साल, हमारे पास फिलहाल 80,000 घंटे की कैपेसिटी है। स्टोरी समझ आ रही नहीं आ रही? तो लेबर वालों को भी क्लियर हो गया। फिर हम देखेंगे अपने प्लांट की क्या सूरत हाल है। हमारे पास प्लांट अवेलेबल है जिसमें सिर्फ 1 लाख
जिसमें सिर्फ फर्ज करो जी 60,000 यूनिट बन सकते हैं। कैपेसिटी क्या है 60,000 यूनिट की, और हमारा टारगेट क्या है 1,00,000 यूनिट हमने बनाने हैं। तो क्या ये प्लांट बना सकता है? तो इसका मतलब है 1 जनवरी से पहले पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए। अगर 1,00,000 का प्लांट मिल जाएगा तो पुराने को बेच देंगे, लेकिन अगर 1,00,000 यूनिट का प्लांट नहीं मिल रहा तो कोई छोटा प्लांट भी ले सकते हैं, तो 40-50,000 यूनिट जो बना सकता हो। एक छोटा प्लांट 1 जनवरी वाले दिन रेडी होगा, क्योंकि अगर छोटा प्लांट ना हमारे पास अवेलेबल हुआ तो सबसे पहले एतराज किसने कर, प्रोडक्शन ने। उसने कहा सर प्लांट ही नहीं है, हम फुल कैपेसिटी पे चला रहे हैं, 60,000 यूनिट बनेंगे, आपने 1,00,000 का टारगेट दिया था, हमें रिसोर्सेज दो, हम उनको रिसोर्सेज पूरे करके दें। ठीक हो गया, क्योंकि लेबर अवेलेबल होगी, लेबर यूनियन ने कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर दिए, हमें बता दिया जितनी लेबर हायर हो गई है, और प्लांट अगर हमारे पास ना हुआ, लेबर को पेमेंट करनी पड़नी है। उधर से परचेज डिपार्टमेंट ने 2,00,000 केजी मटेरियल बाय कर लिया, और अगर वो प्रोड्यूस ना हुआ तो वो जाया हो जाएगा, खराब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, वो मसले भी हमें पड़ जाएंगे। तो सेल्स डिपार्टमेंट वाले हमारा मुंह देख रहे हो, सर जी प्रोडक्शन करवाएंगे तो 1,00,000 यूनिट का कोटा अचीव होगा, ऐसे कैसे अचीव होगा? और सेल्स डिपार्टमेंट में भी खर्चा कर चुके हैं, गाड़ियां लेके दी, उनको स्टाफ उनका इंक्रीज करके दिया, तो सारे का सारा मसला आगे कहां फंस गया, प्लांट पे। तो इमीडिएटली इसका मतलब है प्लांट भी क्या करना होगा, कहीं ना कहीं से अरेंज करना होगा। क्या ये बात समझ आ गई? प्लांट अरेंज हो गया, उसके बाद फैक्ट्री की कैपेसिटी देखेंगे। ठीक है जी, अगर स्टोर रूम जो है वो छोटा है, स्टोर रूम को बड़ा करेंगे, मजीद कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब गोदाम बनाएंगे बड़े बड़े, ताकि उसको जो पहले 60,000 यूनिट स्टोर हो सकते थे, अब 1,00,000 को स्टोर करना है तो उसके हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। कैंटीन को बड़ा करना पड़ेगा, लेबर जब ज्यादा होगी तो फिर कैंटीन भी बड़ी होगी, तभी तो मैनेज होंगी चीजें। स्टोरी समझ आ रही है? जो भी फिर डॉक्टर के कैपेसिटी भी देखेंगे, डॉक्टर कहता है होगा कि यार देखो पहले मैं इतने लोगों को मैनेज करता था, अब 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी होगी आपकी, तो कम से कम 2 डॉक्टर तो और रखो। प्लांट 2 होंगे तो 1 इंजीनियर मैनेज कर लेगा, फिर इंजीनियर भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हर किसी पे लोड आ गया तो लोड वो कहेगा भाई मैं 8 घंटे काम करता हूँ, मुझे सैलरी 8 घंटे की मिलती है। आप 2 प्लांट रखे हो, मैं अगर वो प्लांट खराब हो गया उधर भाग के जाऊंगा तो दूसरे को कौन देखेगा? तो लिहाजा आपको फिर उसके हिसाब से अपनी वर्क फोर्स में इजाफा करना होगा। तो ये सारी चीजों के लिए अकल इस्तेमाल करनी होगी, और अकल इस्तेमाल करते करते एक दिन ऐसा आएगा, अब एडवांस में क्या कर लेंगे, बजट तैयार कर लेंगे। बजट समझ आ गया कि किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट क्यों जरूरी है, ताकि वो उस बजट को साल के एंड पे आने वाले एक्चुअल रिजल्ट से क्या कर सके, कंपेयर कर सके। अगर सेल रेवेन्यू बढ़ गया है तो खुशी की बात है, लेकिन अगर कॉस्ट बढ़ गई है तो दुख की बात। लेकिन कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ी है जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ा है, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कॉस्ट उससे भी ज्यादा बढ़ गई है फिर टेंशन वाली बात। देखिए यार जरा, यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ गया है, रेवेन्यू बढ़ा ना, कॉस्ट भी बढ़ी है, लेकिन क्या उसी परसेंटेज के हिसाब से बढ़ी है? उस परसेंटेज से ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर हमें वो पता नहीं है चीजें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि असल नुकसान हुआ कहां पर, असल नुकसान है, ये नुकसान असल कहां पे हुआ होगा। बच्चों वही स्टोरी है कि अगर प्लांट बाय नहीं किया होगा तो मटेरियल भी जाया हुआ होगा, लेबर को भी पेमेंट कर रहे हैं वेले बैठने की, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी चीजें प्रोवाइड की हुई हैं, वहां पे भी लोगों को रखा हुआ है, उनको भी सैलरियां पे कर रहे हैं, टारगेट पूरा नहीं हो रहा, तो हर जगह पे हमें खर्चा पड़ रहा है। ठीक है जी, कैंटीन में भी लोग ज्यादा बुला लिए तो वहां पे भी खर्चा, फुल कैपेसिटी पे यूज नहीं करेंगे अपनी वर्कफोर्स को तो हमें खर्चा पड़ता जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होता जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? अच्छा जी, अब आगे सुने। द ओरिजिनल बजट प्रिपेयर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इज नोन एज फिक्स बजट। जो साल के शुरू में 1 जनवरी को हम एक बजट बनाएंगे उसका नाम क्या रखेंगे, फिक्स बजट। A fixed budget is a budget for a specific volume of output and sales activity, and it is the master plan for the financial year that the company tries to। हो सकता है प्लान अचीव हो सकता है ना हो, 99.99% अचीव नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ यूनिट ऊपर नीचे हो जाएंगे, या तो यूनिट ज्यादा सेल हो जाएंगे या यूनिट कम सेल हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 1 जनवरी इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि बजट बनाए ना,
ठीक है जी। हमें पता है कि जो बजट हम बनाने जा रहे हैं वो कभी उस तरह से एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बनाए ना, क्योंकि चीज वो उस तरह की फिगर आनी तो है कोई नहीं साल के अंदर, नहीं उसकी जरूरत है, ताकि हमें साथ साथ पता चलता रहे कि प्लान कितना पीछे चल रहा है, प्लान कितना आगे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, a company has budgeted to make and sell 1000 units in January. कंपनी ने प्लान क्या किया है कि 1000 यूनिट वो बनाएगी और बेचेगी। कितने यूनिट? 1000 यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज बजटेड एट 15। सोचा क्या हुआ है कि कितने रुपए का यूनिट बेचेंगे? 15 रुपए का। द बजट प्रिपेयर फॉर द जनवरी इज एज फॉलो। जनवरी के महीने की सेल्स रेवेन्यू की फिगर क्या होगी? ये 15,000 कहां से आया? क्या मैं कह सकता हूं ये बजटेड सेल्स है? क्या है? नहीं, क्या ये एक्चुअल सेल है? एक्चुअल सेल नहीं है, ये बजटेड सेल है, सोचा हुआ है। हो सकता है जनवरी के एंड पे ये फिगर आए, हो सकता है ना, हो सकता है ज्यादा आए, हो सकता है, लेकिन जनवरी यकम सेल। अब जरा ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ सेल हमने सोची हुई थी कि 1000 यूनिट को बनाने के लिए कितने किलो मटेरियल चाहिए? 2 kg। सप्लायर से वो कितने का मिलेगा? बच्चों क्या ये सब कुछ बजटेड है कि ये एक्चुअल है? सब बजटेड है। क्या हमने मटेरियल बाय कर लिया होगा? यकम जनवरी को मटेरियल बाय नहीं किया होगा, तो कितना खर्चा आ जाएगा? 6000 का खर्चा आ जाएगा। लेबर, 1000 यूनिट को बनाने के लिए कितनी लेबर चाहिए? एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी घंटे काम करना लेबर ने? 1 घंटा। तो 1000 यूनिट को बनाने के लिए कितना घंटे काम करेगी लेबर? 1000। और 1 घंटा लेबर कितने रुपए का चार्ज करती है? 2.4। तो बच्चों हमें 2400 लेबर को पे करना पड़ेगा। क्लियर है? वेरिएबल ओवरहेड, आपको पता है जब प्लांट चलेगा उसमें फ्यूल यूज होगा या बिजली यूज होगी, तो वो फ्यूल या बिजली का ताल्लुक प्लांट के चलने से है। अगर वो नहीं चलेगा तो क्या फ्यूल या बिजली यूज होगी? जब प्लांट चलेगा तो खर्चा जो पड़ेगा उसको कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड। और वो खर्चा जो प्लांट चले या ना चले पड़ना ही पड़ना है, वो कौन सा है? फिक्स्ड ओवरहेड। फॉर एग्जांपल रेंट, प्लांट रेंट पे लेके आए तो उस सूरत में प्लांट चलाएं या ना चलाएं खर्चा पड़ना है कि नहीं पड़ना? उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड। बच्चों 1000 एक यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा चाहिए, ऐसे ही है ना? 1000 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 1000। और 1 घंटा जब लेबर काम करती है 0.96 रुपीस की बिजली यूज होती है। ये 0.96 लेबर की पेमेंट नहीं है, ये ओवरहेड की पेमेंट है। मतलब जब प्लांट चलता है तो बिजली का बिल या फ्यूल का बिल आता है कितना? 0.96 पर आवर। तो 1000 यूनिट को बनाने के लिए कितना बिल आएगा? 960। फिक्स ओवरहेड, प्लांट चले या ना चले आपको 2.4 पर यूनिट खर्चा पड़ना ही पड़ना। तो कितना खर्चा पड़ेगा? क्या बच्चों आपको याद है किसी जमाने में मैंने आपको 6 तरह की कैलकुलेशन समझाई थी फिक्स्ड ओवरहेड की? 3% वाली थी और 3 पर यूनिट या पर आवर वाली थी, याद है? उनमें से एक ये लिखी हुई है बजटेड फिक्स ओवरहेड। उस जमाने में भी मैंने बजट की बात की थी, याद आ रहा कुछ? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। हाँ जी, बजटेड ओवरहेड कितने हैं बच्चों? 2400। कितने यूनिट सोचे हुए हैं? 1000। तो यकम जनवरी वाले दिन हमने डिसाइड किया होगा कि पर यूनिट हमें कितना रेंट पड़ेगा? 2.4 का रेंट पड़ेगा पर यूनिट। अब हमने यूनिट कितने बनाने हैं? 1000, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? नहीं बात समझ आई बच्चों? ये 2400 वही नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ? ये मैच क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भी बजट है और ये भी बजट। ये डिफरेंट कब होगा? जब एक्चुअल डाटा आएगा। बजट में हमेशा सेम होगा। क्या ये बात समझ लगी? नहीं समझ लगी? तो क्लियर है सबको? अच्छा जी। One of the main purpose of budgeting is to control cost.
सबसे बड़ा मसला हमारा क्या है? कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रही हमसे बाय कंपेयरिंग बजट विद द एक्चुअल रिजल्ट। जब बजट बनाया होगा ना, कंपैरिजन करेंगे तो पकड़ लेंगे कि कहां कहां पे क्या क्या नुकसान हुआ। अच्छा जी, actual results at the end of the January. Suppose actual units produced and sold are 900. हाँ जी, कम सेल हुए, कितने यूनिट्स कम सेल हुए हैं? 100। अब जरा देखिएगा, 900 यूनिट सेल किए हैं, लेकिन क्या सेल प्राइस वही थी जो सोची थी? सोची क्या थी? 15 रुपए। कमाई कितनी? खुशी हुई कि दुख हुआ? खुशी हुई, लेकिन कहीं से दुख भी हुआ। 100 यूनिट कम सेल हुआ है, एक तरह से खुशी हो रही है, एक तरह से गम हो रहा है। स्टोरी समझ लगी कि काश 100 यूनिट और होता ना, फिर टका के खुशी कर लेते, फिर दुबई जाते हैं, दुबई जाके पार्टी करते। ठीक है जी। तो बच्चों ये 14,400 आया है, क्या आपको फील हो रहा है कि कोई डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? 600 का डिफरेंस है। कैसे पता लगा? हमने कितना रेवेन्यू सोचा हुआ था, कितना रेवेन्यू कमाया? 600 कम कमाया। लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं जरा तसल्ली से सोचो, क्या हमारा एक कंपैरिजन गलत नहीं कि सही है? बच्चों 1000 यूनिट के प्लान को 900 यूनिट के प्लान से कंपैरिजन करना गलत बात। प्लान कितने यूनिट का होना चाहिए? चलो साल के शुरू में या महीने के शुरू में 1000 यूनिट का प्लान बना लिया, बहुत अच्छी बात है। बच्चों अब अगर हमने इस एक्चुअल डाटा को कंपेयर करना है तो हमें एक और बजट बनाना पड़ेगा, और उस बजट का नाम होगा फ्लेक्स बजट। और वो फ्लेक्स बजट किस आउटपुट के हिसाब से तैयार होगा? जो एक्चुअल आउटपुट हमने अचीव किया है उसके हिसाब से तैयार होगा, लेकिन उसके साथ जो रेट लिखे जाएंगे, ये रेट कौन से होंगे? ये बजटेड रेट होंगे। समझ की बात आ गई? फिक्स बजट क्या होता है? जो साल के शुरू में तैयार किया जाता है। फ्लेक्स बजट क्या होता है? जो साल के एंड पे एक्चुअल प्रोडक्शन को देख के तैयार किया जाता है। अब कंपैरिजन करना आसान है। कैसे? हमें लग रहा था कि 600 की कमी हुई, हमें गलत लग रहा था। हकीकत में हमने कितना रेवेन्यू कमाया है? 14,400। इसी लेवल पे हम रेवेन्यू कमाते तो कितना कमाते? 13,500 का कमाते, अगर 900 यूनिट 15 पे सेल करते। क्या ये बात समझ आई कि नहीं? अच्छा जी, तो अब आपको नजर आएगा कि खुशी होनी चाहिए कि दुख होना चाहिए। कितने पैसे मिलने थे अगर 900 यूनिट अपने 13,500 कितने लिए? तो हमने ज्यादा लिए, ऐसे है। आगे देखें बच्चों, 900 यूनिट क्या ये एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड है या एक्चुअल प्रोडक्शन कह सकते हैं? ठीक है, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, एक्चुअल प्रोडक्शन। ये क्या है? 1.8 kg। बच्चों सोचा क्या हुआ था? सोचा ये हुआ था कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितने किलो मटेरियल चाहिए? 2 किलो। लेकिन आया कितना? ये क्या हो रहा है? हो सकता मटेरियल हमें अच्छी क्वालिटी का मिल गया हो, मटेरियल अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा तो फिर कम जो है नहीं यूज नहीं होगा। बेसिकली कम यूनिट जाया होंगे, कम मटेरियल लॉस कम होगा। लॉसेस बेसिकली हमने सोचे हुए थे कि एक यूनिट के लिए 2 किलो मटेरियल ले आओ, कुछ जाया हो जाएगा, लेकिन मटेरियल अच्छी क्वालिटी का आ गया तो जाया नहीं हुआ। लेकिन हमने जो मटेरियल सोचा हुआ था कितने का मिलना था, लेकिन हमें मिला कितने का? अच्छी क्वालिटी का मटेरियल फिर महंगा ही मिलेगा। तो समझ आई कि नहीं? वो यूज कम हुआ है लेकिन महंगा भी तो हुआ है। तो हमें एक्चुअल में खर्चा कितना आएगा? 5,670। ये 5,670 को हम 6,000 से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों बोला? क्योंकि 5,670 का खर्चा हुआ है 900 के हिसाब से, ऊपर जो खर्चा लिखा हुआ है वो 1000 के हिसाब से लिखा हुआ है। ये आपस में कंपेयर करना सही बात नहीं है, सही रिजल्ट कभी नहीं आएगा। कंपेयर करना है तो सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी से कंपेयर। 60 साल बुजुर्ग ने जो बात की है और 18 साल बच्चे ने जो बात की है, क्या इनका आपस में कंपैरिजन बनता है? कंपैरिजन उसी वक्त बनता है जब दोनों की एज सेम हो।
वो बात कर रहा है कि यार ऐसे पढ़ोगे ना जल्दी पेपर पास, दूसरा कहता नहीं ऐसे पढ़ोगे तो जल्दी पेपर पास। दोनों सेम एज ग्रुप के, तो उनकी बात को आप सोच सकते हो। ठीक हो गया। एक 60 साल बुजुर्ग ने बात की, उसके पास तो तजुर्बा है। 18 साल लड़का कह रहा सर वो गलत कह रहा है, तो उसको क्या पता। स्टोरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजन करना है तो क्या करना है, सेम लेवल पे आओ, फिर कंपैरिजन समझ आएगा। क्या क्यूएम में भी हमने ऐसी बातें पढ़ी, सेम डेट पे जब वैल्यूज होती है तो कंपेयर करते हैं, डिफरेंट डेट पे पढ़ी वैल्यूज को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। बराबर। अच्छा बच्चों, हमें एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए थे? 1 घंटा। एक्चुअल में कितना लगा? 1.2। हमने सोचा हुआ था कि लेबर कितने पैसे हमसे मांगेगी, लेकिन लेबर ने कितने पैसे मांगे। अब समझ नहीं आ रही कि खुशी मनाए कि दुख मनाए, क्यों भला क्या हो रहा है? अब हमें समझ आ सकती है कि क्या असल में फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, हमें समझ नहीं आ सकती, क्योंकि वो 1000 यूनिट के हिसाब से और ये 900 यूनिट के हिसाब से समझ नहीं आ रही कि हमें फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। टाइम लेबर ज्यादा लगा रही है, लेकिन लेबर सस्ती मिली है। तो नहीं समझ आ गई? हमने स्किल्ड लेबर सोची हुई थी, हमें स्किल्ड मिली नहीं, हमें मिली अनस्किल्ड। तो अनस्किल्ड लेबर ने रेट हमसे कम लिया है, लेकिन टाइम ज्यादा लगाया। तो जब तक हमें डिटेल पता नहीं होगी, हम समझ नहीं सकते कि यार हमें इस महीने में लेबर के हिसाब से बचत हुई है कि नुकसान हुआ है। क्या इसी को आगे कंटिन्यू करें या किसी नई लेबर पे बंदोबस्त करें, हमें जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी, हमें कभी समझ नहीं आ सकती कि फैक्ट्री चलानी कैसे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, आगे चलते हैं। वेरिएबल ओवरहेड वंस अगेन, एक लेबर आर मुकम्मल चाहिए थी 1 यूनिट बनाने के लिए, लेकिन लेबर हमें मिली कौन सी? अनस्किल्ड। उसने ज्यादा लगाया टाइम। जब वो लेबर टाइम ज्यादा लगाएगी तो प्लांट भी ज्यादा चलेगा, जब प्लांट ज्यादा चलेगा तो बिल भी ज्यादा आएगा। और हमने सोचा हुआ था कि बिजली कितने रुपए की पड़ेगी हमें, लेकिन नया पाकिस्तान बन गया। IMF के साथ मुआहदे हुए, गवर्नर साहब कहते हैं सारा कुछ बेच दिया इन्होंने। गवर्नर किसका है? नून लीग का। चौधरी सरवर कौन है? चौधरी सरवर इंडिया का है। अच्छा ठीक है जी। तो बहरहाल क्या बिजली महंगी हो गई है? हमें सोचा था कि 0.96 पर आवर हमें बिजली का बिल पड़ेगा। हमें बिजली का बिल कितने का पड़ा है? 1 रुपए पर आवर के हिसाब से पड़ा है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि ज्यादा बिल पड़ा कि कम पड़ा। बराबर। फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल में कितने पड़े हैं? 2500। सोचे कितने हो गए थे? और रेंट वाले ने भी कहा भाईजान कि महंगाई बहुत हो गई है, बराए मेहरबानी जरा रेंट बढ़ाएं थोड़ा सा। तो एक्चुअल में हमें ज्यादा रेंट पे करना पड़ा। सोचा तो कम था, लेकिन उसने बढ़ा दिया। क्या ये बात लगी बच्चों? इन जो ये जो चीजें कैलकुलेट की है ना, इसके हमें नाम रखने हैं। ये जो 900 को 16 से मल्टीप्लाई किया है, इसको क्या कहते हैं? सेल। लेकिन इस सेल का फार्मूला मैं उम्मीद करता हूं आपको आता होगा, लेकिन फिर भी हम जरा फार्मूला दिमाग में लेके आते हैं। बच्चों, क्या एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करें तो सेल आती है, या बजटेड क्वांटिटी को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करें? एक्चुअल यूनिट को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स की फिगर आएगी। क्या ये बात हजम हो रही? अब यहाँ पे 2-2 रेट होंगे, 2-2 क्वांटिटीज होंगी, फर्क रखना पड़ेगा। ऊपर जो 15 था वो क्या था? वो बजटेड रेट था, बजट था। हमने सोचा था 15 का बेचेंगे, लेकिन एक्चुअल में 16 का सेल हुआ है। तो जो सेल हमने निकालनी है वो किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कर। क्या ये बात समझ लगी? अब मटेरियल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाइड बाय, ये यूज्ड का वर्ड क्यों आया? जरूरी नहीं है कि सारा जो बाय किया हो वो यूज हो, वो सारा कुछ क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हो। क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हमने इनकम स्टेटमेंट में वो मटेरियल लेके जाना होता है जो यूज होता है या जो बाय होता है। याद करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट दिमाग में लेके आओ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम। याद आ रहा है?
ये वो मटेरियल होता है जो कंज्यूम हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक उसमें से साइड वे कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में चला जाता है, याद आ रहा है? तो मटेरियल का जो ये बिल बना है, ये कैसे बना है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। बच्चों मैं इसको कह सकता हूं एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सोचो, ये नाम आपने याद रखना, कल ये यूज होगा। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। लेबर की कैलकुलेशन कैसे होती है? एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। ये 2160 समझ आ गया बच्चों? ये 1.2 को जब 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल आवर आ जाएंगे, एक्चुअल आवर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल लेबर की कॉस्ट बन जाएगी। क्या मैं कह सकता हूं ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन? सोच लो, वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। ऊपर हमने यहाँ पे 2.4 निकाला था, ये क्या चीज थी? ये अब्जॉर्प्शन रेट था, जो साल के शुरू में हमें पता होता है, लेकिन हो सकता है साल के एंड पे वो रेट चेंज हो जाए। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, बहरहाल वेरिएबल ओवरहेड का फार्मूला क्या है जी? एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। क्या मैं कह सकता हूं ये एक्चुअल एफओएच है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन? 1080 भी और 2500 भी। फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा किस में लेंगे हम? एक्चुअल में लेंगे। क्लियर हो गया जी? अब बच्चों जरा देखना, ये जो लिखा हुआ है 900 ज़रब 2 ज़रब 3, ये क्या चीज है? ये 900 ज़रब 15 13,500, ये जो सेल आई है ये क्या चीज है? बच्चों मैं कह सकता हूँ ये एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट है। सोचो जरा, ये 15 क्या चीज है? एक्चुअल रेट है। ये कौन सा रेट है? साल के शुरू में जो रेट सोचा हुआ, बजटेड रेट या स्टैंडर्ड रेट, ऐसे ही है। तो 13,500 कैसे आया? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। और बच्चों ये 15,000 कैसे आया? बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, बजटेड रेट या स्टैंडर्ड रेट। इन तीनों में फर्क समझ आ रहा है कि 15,000 कैसे आएगा, 14,400 कैसे आएगा और 13,500 कैसे आएगा? ये तीन चीजें हैं, इनकी तीन पीछे कंसेप्ट है। 15,000 कैसे आया? बजटेड यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट। 14,400 कैसे आया? एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। और ये 13,500 कैसे आया? एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट या स्टैंडर्ड रेट। इन तीनों स्टोरी हजम होगी, ठीक है जी? और मटेरियल कैसे कैलकुलेट होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सोच लो, ये 900 क्या चीज है बच्चों? एक्चुअल प्रोडक्शन। ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? एक्चुअल में 2 किलो मटेरियल यूज नहीं हुआ। ये 2 किलो क्या था? ये स्टैंडर्ड मटेरियल था। ये 2 किलो यहाँ पे लिखा हुआ है और ये रेट 3 है, यहाँ पे भी 3 ही नजर आ रहा होगा। दो चीजें स्टैंडर्ड से उठाई है, सिर्फ एक चीज चेंज की है। वो एक चीज क्या चेंज की है? सिर्फ एक्चुअल यूनिट लेके आए हैं, बाकी सब कुछ क्या लेके आए हैं? पुराना स्टैंडर्ड का उठाया हुआ है। तो बच्चों ये जो 900 ज़रब 2 ज़रब 3 है, इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन समझ आई है? 900 ज़रब 2 करेंगे बच्चों 1800 किलो आएगा। ये केजी है कि रुपीज है? केजी, ये रुपीज नहीं। क्या मैं 1800 केजी का नाम रख सकता हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन? इतना यूज होना चाहिए था। एक्चुअल प्रोडक्शन अगर करनी थी यही, तो कितना यूज होना चाहिए था? 1800 केजी यूज होना चाहिए। 1800 केजी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से,
तो कितना बिल बनना चाहिए था? 5400 का बिल बनना चाहिए था। क्या ये बात हजम होगी? लेबर स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। ये 900 क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन। लेकिन ये जो 1 और 2.4 लिखा है ना, ये एक्चुअल डाटा नहीं है, ये हमने ओरिजिनल बजट से उठाया है। स्टैंडर्ड रेट कहते हैं या बजटेड रेट कहते हैं। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है? और वेरिएबल ओवरहेड में भी सिर्फ ये चीज एक्चुअल है। ये दोनों चीजें कहां से उठाई हैं? ओरिजिनल से उठाई हैं। तो बच्चों वेरिएबल ओवरहेड को हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, और फिक्स्ड ओवरहेड को हम कह सकते हैं बच्चों एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। है नी? क्या बच्चों जरा देखो गौर से देखना, क्या हमने पर यूनिट रेट निकाला हुआ था 2.4, तो उसको किससे मल्टीप्लाई किया था? बजट से। लेकिन यहाँ पे रेट तो वही है, यूनिट कितना आएंगे? 900 आएंगे। ठीक है, सिर्फ आउटपुट है। देखो ना मेरी बात सुनो, ऊपर हमने जो रेट निकाला था 2.4, वो वेरिएबल का है क्या फिक्स का है? देखो वेरिएबल के लिए रेट तो हमने क्या कौन सा यूज किया था? 0.96। ये 2.4 फिक्स का रेट था। एफओएच अप्लाइड का कांसेप्ट क्या था भला? एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट। याद आ रहा है? ये बेसिकली एफओएच अप्लाइड है जो हमने निकाला हुआ। तो 900 1 यूनिट बनाने के लिए 204 का खर्चा है, तो 900 बनाने के लिए कितना खर्चा आना चाहिए था? 2160 आना चाहिए था। दैट इज अप्लाइड। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? अब कंपैरिजन किसका बनता है? एक्चुअल का किस से कंपैरिजन बनता है? जो शुरू में बजट बनाया था उससे कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हमारा कंपैरिजन बनता है फ्लेक्स बजट के साथ। बच्चों जरा गौर से देखो, हमने कितने यूनिट बनाए? 900। एक्चुअल में भी 900 और फ्लेक्स बजट में भी कितने लिखे हैं? 900। तो क्या हम कह सकते हैं कि अब दोनों का कंपैरिजन हो सकता है? क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की बुनियादें सेम है, दोनों की एज सेम है, अब कंपैरिजन हो सकता है। बजट के हिसाब से हमारी सेल क्या नहीं होनी चाहिए थी? एक्चुअल में कितनी हुई? क्या ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? ये हमारे लिए फेवरेबल बात। क्या ये बात समझ आई? अब बजट के लिहाज से हमारा मटेरियल का खर्चा कितना होना चाहिए था? 5400। कितना हो रहा है? क्या बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल में हमें नुकसान हुआ? शायद मटेरियल अच्छा मिल गया, शायद मटेरियल यूज मतलब लॉस कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमें नुकसान हुआ। क्या अगले महीने फिर हम वही मटेरियल ढूंढेंगे जो खराब हो? मेरा ख्याल है वही ढूंढना चाहिए। स्टोरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो खुश नहीं होना चाहिए ओ इतना कमाल का मटेरियल मिला, कमाल के मटेरियल ने बेड़ा गर्क कर दिया, तो इससे बेहतर दूसरा मटेरियल ही था। लॉसेस हो जाएंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन सस्ता तो है। ठीक है जी। लेबर लेबर बजट के हिसाब से कितना खर्चा होना चाहिए था? 2160। एक्चुअल में कितना खर्चा हो रहा है? लेबर के साथ कंटिन्यू करें। हमने सोचा हुआ था, जरा गौर से देखो, हमने सोचा हुआ था कि लेबर 1 घंटा के अंदर 1 यूनिट बना देगी, यही सोचा था, और लेबर हमसे पैसे कितने लेगी? 2.4। लेकिन हकीकत में हुआ क्या? लेबर ने 1.2 घंटे लगाए लेकिन पैसे कम लिए। तो गौर से देखो, क्या हमें कोई फर्क पड़ रहा है? लेबर ने टाइम ज्यादा लगाया है लेकिन पैसे भी तो कम लिए हैं, तो हकीकत में ना कोई फायदा हुआ है ना कोई। हम इसी लेबर के साथ फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। हमारे वेरिएबल ओवरहेड कितने होने चाहिए थे? बिजली का बिल कम होना चाहिए था। बिजली का बिल कितना पड़ गया? 1080। क्या ये हमारे लिए खुशी की बात है कि दुख की बात? बच्चों ए का मतलब ए प्लस ग्रेड नहीं है, यहाँ ए का मतलब एडवर्स है, एफ का मतलब फेल नहीं है, एफ का मतलब है
फेवरेबल। क्या ये बात समझ आ गई है? ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। जब एफ का वर्ड नजर आएगा डेट मीन्स फेवरेबल है हमारे लिए, और जब ए का वर्ड नजर आएगा डेट मीन्स एडवर्स है हमारे लिए। अगला पॉइंट, फिक्स्ड ओवरहेड कितने होने चाहिए थे? 2160। कितने पड़ गए? 2500। कितना रेंट एक्स्ट्रा पड़ गया? 340 का रेंट हमें एक्स्ट्रा पड़ गया। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या आपको पता है? सेल रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है 2916 का होना चाहिए। हुआ कितना? 2990 का। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। लेकिन बच्चों असल में फायदा 900 का था। असल में फायदा कितना हुआ था? 900 का। याद आ रहा है? वो 900 का फायदा कम करते करते कहां पे पहुंच गया? ये बाकी का फायदा कहां चला गया? खर्चे हमारे फायदे को खा गए। अगर वो कॉस्ट हम फ्यूचर में कंट्रोल कर लें तो हमारा फायदा बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? स्टोरी समझ आई? कि वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो हमने कमाया, हमने एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना कमाया? 900, लेकिन वो हमारे खर्चे कंट्रोल ना होने की वजह से वो रेवेन्यू जाया हो गया। वो रेवेन्यू जाया हो गया। अब जरा सोचो, अगर फ्यूचर में मैं ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, तो मेरे पास दो रास्ते हैं। मैं 16 की बजाय 17 में सेल कर दूं, मैं सेल प्राइस बढ़ा दूं। अभी तो 16 की बेची ना चीज, मैं 17 की बेच दूं। लेकिन बच्चों जब मैं 17 रुपए की चीज बेचूंगा ना, चीज वही है 17 की बेच रहा हूं, तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। कंपटीटर 16 की बेच रहा होगा या 15 की, मैं 17 की बेच रहा हूं, तो मेरा कस्टमर लूज हो जाएगा। मुझे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सेल प्राइस को ऊपर करने की जरूरत नहीं है, अपनी फैक्ट्री के अंदर झांकने की जरूरत है। अगर मैं गलत तरफ चल पड़ा, मैंने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए रेवेन्यू को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो मुझे उसका उल्टा नुकसान हो सकता है। क्या ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मुझे अपने फैक्ट्री के अंदर जहां जहां पे एक्स्ट्रा खर्चे पड़ रहे हैं, अगर मैं उसको कंट्रोल कर लूंगा तो मेरा प्रॉफिट तब भी बढ़ सकता है। तो अक्लमंद बंदा अपने कस्टमर को नुकसान पहुंचाने की बजाय अपनी फैक्ट्री के मसले हल करेगा। क्या ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? कस्टमर लूज करना जो है बहुत बड़ा नुकसान है। प्राइस बढ़ाएंगे, आपको पता है माशाल्लाह कि जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है, डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाएगी तो रेवेन्यू फिर भी इफेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो लिहाजा हमें फोकस अब किस पे करना चाहिए? अपने फैक्ट्री के अंदर जिस जिस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज को कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें किसको कंट्रोल करना चाहिए? मटेरियल को। क्या लेबर को करना चाहिए? लेबर में तो कोई मसला नहीं पड़ रहा। किसको कंट्रोल करना चाहिए? इन तीन चीजों को कंट्रोल करेंगे, हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फर्ज करो 270 का नुकसान यहाँ पे ना होता, ये 216 का नुकसान यहाँ पे ना होता, और ये 340 का नुकसान यहाँ पे ना होता, मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 74 की बजाय 900 रुपए एक्स्ट्रा होता। तो मैं लोगों से 900 रुपए इकट्ठा करने की बजाय अपनी फैक्ट्री पे कॉस्ट को कंट्रोल कर लूंगा तो मेरा 900 रुपए अभी भी बढ़ सकता है। लोगों पे जुल्म करने की जरूरत नहीं। और स्टोरी समझ आई? तो हमने हमेशा यही पढ़ा है कि प्रॉफिट बढ़ सकता है अगर रेवेन्यू बढ़े। लेकिन क्या चैप्टर नंबर 8 और 9 क्यूएम का डेरिवेटिव पढ़े थे? याद है? कॉस्ट को मिनिमाइज करना पड़ा था। कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड। जब कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है जी? चलो बरो, आज के लिए इतने काफी बच्चों, कल इसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कल कोई छुट्टी नहीं है, कल क्लास होगी। अब ये डिसाइड करेंगे कैसे होगी बस। ठीक है जी बच्चों, आज के इतने काफी है, कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।
भाई सुन लो, आप लोगों ने वो कॉस्ट अकाउंटिंग का टेस्ट लेके जाना है, सॉल्व करके जमा कराना है, लेके इधर ही सॉल्व करके जमा करा के जाना। कुछ हिसाब से टेस्ट ले लो, जो टेस्ट नहीं देगा उसको जुर्माना है 500 रुपया, जो टेस्ट नहीं देगा उसको जुर्माना है। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं। हेलो भाई सलाम। हाँ जी सर, इसके अंदर तो इशू नहीं था, पीछे वाले कुछ 2 सवालों के अंदर मुझे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन आती थी, पूछ सकता हूँ? हाँ जी जी सर, मुझे कंफ्यूजन यहाँ आ रही थी कि आपने जैसे बताया कि कब जो है वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है और कब नहीं करना। मतलब अगर मैं माइनस करता हूँ तो तब आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा, और अगर माइनस नहीं करता हूँ तो तब आंसर चेंज नहीं आएगा। जैसे आपने लास्ट सवाल कौन सा है? एक्स्ट्रा सवाल नहीं कौन सा? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया प्रोसेस कॉस्टिंग में। जी प्रोसेस क्वेश्चन के अंदर सवाल नंबर है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। ऊपर है सर, ये नीचे आ रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ ये आ गई। हाँ जी इसमें क्या हुआ? इसमें मतलब बेसिकली जब मैं ये सवाल कर रहा था ना, आपके में लेक्चर मैंने देखे थे इसमें, तो आपने एक हिंट बताई थी कि भाई बेसिकली हमने क्लोजिंग स्टॉक कब माइनस करना है और कब नहीं करना। ठीक है। आपने कहा था, इससे पहले एक आपने सवाल कराया था केएस लिमिटेड वाला ने, इसमें आपने क्या करा था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस इंपोर्ट, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके आपने नॉर्मल लॉस का 5% दिया था। जो आपने ठीक कहा था है। कि यूनिट की ना हमने क्या करना है वो नॉर्मल लॉस लेना, उसमें लिखा हुआ था। हाँ सर ठीक है। आपने उसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस करा, इसमें क्लोजिंग स्टॉक आपने माइनस नहीं किया था। तो आपने बताया कि माइनस कब करना, जब इंस्पेक्शन 100% हो जाए, और जब नहीं होगी तो फिर माइनस कर देंगे। अच्छा तो अगर मैं माइनस करता हूँ फॉर एग्जांपल दोनों केस के अंदर, तो क्या आंसर मेरा ठीक आएगा या गलत आएगा? नहीं गलत आएगा ना। देखो आपकी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की जो स्टेट ऑफ कंप्लीशन है ना, जरा गौर से देखो 60% है। सही है। तो क्या ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये टेस्ट हो चुका होगा, चेक हो चुका होगा कि नहीं? हो चुका होगा सर। हो चुका होगा, लेकिन अगर यही 40% होती तो क्या ये चेक हो चुका है? सर लेकिन इसमें लाइन देखें, आप पढ़े ना, उसमें लिखा है इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वर 40 एंड 60% कंप्लीट। हाँ इसमें तीनों का जिक्र किया। ओपनिंग, सुनो ओपनिंग कितने परसेंट कंप्लीट है? ओपनिंग है 40%। 40%। और क्लोजिंग 60%। 60%। और इंस्पेक्शन कब होती है? इंस्पेक्शन सर जब 50% अबव हो जाए। तो क्या क्लोजिंग स्टॉक की इंस्पेक्शन हो चुकी होगी कि नहीं? सही है, सही हो गई होगी, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में से लॉस निकला होगा कि नहीं? अच्छा अच्छा, आफ्टर इंस्पेक्शन ही पता लगेगा ना लॉस का। सही। हाँ ठीक है ना। अच्छा, तो अगर यही सही, क्लोजिंग स्टॉक 40% पे होता तो क्लोजिंग ठीक स्टॉक है। इंस्पेक्ट हुआ ही नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक तो है, इस सही। 20,000 जमा 5,000 में से 6,000 निकाल देंगे, क्योंकि वो चेक नहीं हुआ। अच्छा 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 अच्छा, वो जो केस लिमिटेड में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इसलिए आपने उसमें से माइनस किया। हाँ अच्छा, और सेकंड बुलेट है इसका, आपने एक चीज और बताई थी, शायद मेरे माइंड से निकल गई है, कि 50% जब कंप्लीट हो जाएंगे यूनिट्स और हमें पता लगता है कि भाई यार ये तो उसमें खराब हो गए, तो अब इसके अंदर हम मजीद खर्चा नहीं करेंगे। जैसे आपने बोला रॉ मटेरियल तो पूरा इस्तेमाल हो गया, हाँ जी। लेकिन लेबर और ओवरहेड के खर्चे हम मजीद नहीं करेंगे, कि पता लग गया यार हमको हाँ तो नुकसान हुआ है। तो ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इम्प्लाई हो रहा है ना? हाँ यहाँ पे अप्लाई होगा बिल्कुल ऐसी। अच्छा, सही है। ठीक है सर, ये चीज तो समझ में आई। अच्छा सर, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि सर ये फाइफो और थोड़ा सा ना वेटेज में मेरी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। प्रैक्टिस कर भी रहा हूँ लेकिन यहाँ पे आगे स्टक हो जाता था। जब हम इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते थे फाइफो के अंदर, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, एफको में नहीं लेते, लेकिन एफको की पर यूनिट को जब हम निकालते हैं तो उसमें ओपनिंग स्टॉक आता है, मतलब हाँ ऐसे ही है ना? क्यों आता है? क्योंकि वेटेड एवरेज का पर यूनिट कॉस्ट का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने? ओपनिंग स्टॉक प्लस वेटेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, याद आ रहा है? जी जी, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स।
हाँ, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आती है, तो इसलिए पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन में ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट भी शामिल करेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर यही FIFO मेथड हो तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, सिर्फ करंट कॉस्ट आएगी, करंट पीरियड की कॉस्ट आएगी। सही है। और इक्विवेलेंट में मतलब इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट कर रहे हो और हमारा सवाल जो हो वो FIFO के जरिए हो, तो सर फिर जो इक्विवेलेंट की कंफ्यूजन और एफको की कंफ्यूजन के अंदर सर ये जो परसेंटेज वाला चक्कर है ना, यहाँ मैं थोड़ा सा अटक भी जाता हूँ। आपने मुझे परसेंटेज मैसेज कर ओपनिंग स्टॉक की परसेंटेज सिर्फ फाइफो में आनी है, एफको में नहीं आनी। और रिमेनिंग इस्तेमाल करेंगे जो सवाल में दिया है वही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, नहीं जो रिमेनिंग होगी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पे इस महीने में रिमेनिंग काम हुआ है। ठीक है। और अगर एफको का होगा तो सर जो मतलब कुछ भी नहीं सवाल में दी करना, होगी फिर ओपनिंग हमें स्टॉक लेना ही नहीं वही। है। नहीं नहीं, ओपनिंग वो स्टॉक तो लेना आपकी नहीं बात, है। जी जी, वो आपकी बात में समझ गया। मेरा मतलब मेरी कंफ्यूजन जैसे आपने बताई कि भाई अगर FIFO है तो हम रिमेनिंग परसेंटेज इस्तेमाल करेंगे FIFO में, लेकिन FIFO की जगह एफको मेथड होगा तो जो सवाल में परसेंटेज दी होगी इक्विवेलेंट के अंदर हम वही परसेंटेज इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ही है ना सर? नहीं, अच्छा। इक्विवेलेंट हाँ ये, इक्विवेलेंट के कैलकुलेशन में सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट और क्लोजिंग स्टॉक लेना है, ओपनिंग लेना ही नहीं है। नहीं नहीं, ओपनिंग तो लेनी नहीं, जाहिर सी बात है एफको में आएगा ही हाँ, नहीं, लेकिन और परसेंटेज पूछना क्लोजिंग चाह में रहा हूँ, जो परसेंटेज। परसेंटेज किसकी? फॉर एग्जांपल मेरा सवाल है एफको मेथड के जरिए मैं कर रहा हूँ और मैंने हाँ कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। हाँ, उसके बाद अब मैं परसेंटेज क्या रिमेनिंग लूंगा या वही लूंगा जो सवाल में दिए? परसेंटेज किसकी? सर यही ना, मतलब जैसे इनपुट हो गया और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो गया। तो क्लोजिंग की तो हमेशा वही लेते हैं ना जो होती है क्लोजिंग की, ओपनिंग तो लेना ही नहीं है। अरे सही सही सही, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। बस वो सर इसी में काफी दिनों से ना परेशान था, सवाल कर भी रहा हूँ यार एफको से हो रहा है, FIFO से मैं परसेंटेज लगा रहा हूँ आंसर गलत आ रहा है। फिर वो मुझे वही हो गया। हो सकता है सर शुरू में कॉन्सेप्ट मिस हो गया। अच्छा, इसमें तो लेनी ही नहीं है बस, और क्लोजिंग हाँ ही जी, वैसे ही फाइनल आएगी दोनों जगह में। हाँ जी। बस बस ठीक है, थैंक यू सर सो मच। ओके।